हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग देखते हैं आगे का जो टॉपिक छूटा हुआ था अग्न्याशय। कौन सा टॉपिक छूटा था? अग्न्याशय। आशा करते हैं कि आपने हम जितने भी अभी तक पढ़ा चुके हैं ये सारे चीज़ को रिवीजन आप लोग कर चुके होंगे। ठीक है, देखिए अग्न्याशय एक अमाशय के नीचे एक ठीक पीले रंग का ग्रंथि होता है। अमाशय जो होता है, अमाशय हम पढ़ा चुके हैं। इसके पहले अमाशय के नीचे एक पीले रंग का ग्रंथि होता है जिसे अग्न्याशय कहा जाता है। ये कहाँ होता है? अमाशय के ठीक नीचे की ओर होता है। इसका कलर कैसा होता है? हल्का पीले रंग का होता है। देखिए, तो अग्न्याशय में क्या होती है? छोटे छोटे पतले पतले वाहिकाएँ होती हैं, यानी कि पतली पतली नलिकाएँ होती हैं। तो अग्न्याशय से पतली पतली नलिकाएँ निकल करके अनेक सारे नलिकाएँ मिल करके क्या निर्माण करती है? तो अग्न्याशय वाहिकाएँ या फिर वाहिनी भी बोलेंगे इसको। इस चीज़ का निर्माण कौन करता है? तो छोटे छोटे जो नलिकाएँ होते हैं अग्न्याशय के, ये सभी नलिकाएँ मिल करके अग्न्याशी वाहिकाएँ का वाहिनी के निर्माण करते हैं। देखिए, और ये जो नलिकाएँ होती है अग्न्याशय नलिकाएँ वाहिकाएँ, इसमें अग्न्याशय रस का स्रावित होता है। तो अभी हम लोग थोड़ा देखते हैं अग्न्याशय रस में कौन कौन सा ये एंजाइम मिले हुए रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो अग्न्याशय सबका क्लियर हो गया होगा। हम आशा करते हैं कि अग्न्याशय को अंग्रेजी में पेनक्रियाज बोलते हैं। पेनक्रियाज, हिंदी में अग्न्याशय बोलते हैं। चलिए, अग्न्याशय में कौन कौन सा एंजाइम होता है और उससे मतलब क्या क्या बनता है, इस पर हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, तो ये अग्न्याशय में एक इमेल्स एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च से अभिक्रिया करके माल्टोस बना लेते हैं। ठीक है, एक लाइपेस होता है और इमल्सिकृत वसा से अभिक्रिया करके वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल बना लेता है। एक न्यूक्लियस प्लस ब्यूटिलिक एसिड होता है। ठीक है, ये अभिक्रिया करके न्यूक्लियोटाइड्स बना लेता है। तो ये आप लोग समझे कि ये अग्न्याशय रस में कौन कौन से रस शामिल होते हैं। तो मुख्य रूप से 3 होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ तक तो आप आगे आंत ग्रंथि है। देखिए, यहाँ पे छोटी आंत के बारे में देखते हैं। तो छोटी आंत में क्या होता है? छोटी आंत की दीवार पे कई सारी ग्रंथि होती हैं और इन ग्रंथियों में स्रावित रस। देखिए, छोटी आंत जो होता है उसके दीवार पे आप चित्र में दिखाए थे पहले, बहुत छोटे छोटे ग्रंथि बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और उनके दीवार पे अनेक सारे ग्रंथियाँ होती हैं। तो आपको पता है कि ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होता है। तो जो छोटी आंत से स्रावित एंजाइम होता है उसे आंत्र रस बोला जाता है या फिर सक्कस एंटेरिक्स। तो आपसे एग्जाम में यहाँ पे पूछ सकता है कि जो छोटी आंत से रस स्रावित होता है उसे क्या बोलते हैं। तो वहाँ पे ऑप्शन में आपको मिलेगा आंत्र रस या फिर सक्कस एंटेरिक्स। देखिए, यहाँ पे हम जो पढ़ा रहे हैं पूरा क्वेश्चन की दृष्टि से देखते हुए पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन के साथ में पढ़िए। ठीक है, तो आंत्र रस कहाँ से स्रावित होता है? आंत ग्रंथि से। सक्कस एंटेरिक्स आंत ग्रंथि से। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सा रस इससे स्रावित होता है। देखिए, अपने स्क्रीन पे आंत ग्रंथि से पहला जो रस स्रावित होता है ट्रिप्टाइडेस प्लस पेप्टोन। इसके पहले पेप्टोन बताए थे। पेप्टोन कहाँ से स्रावित होता है? अग्न्याशय रस से। तो ये मिल करके क्या बनाते हैं? एमिनो अम्ल एसिड बनाते हैं और इसमें लाइपेस प्लस इमल्सिकृत वसा क्या बनाते हैं? वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। ये पहले भी बना रहे थे किसमें? अग्न्याशय में। इन्वर्टस प्लस सुक्रोज क्या बनाते हैं? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, एक और माल्टोस प्लस माल्टोस, माल्टेस प्लस माल्टोस क्या बनाता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और लैक्टेस प्लस लैक्टोज ये क्या बनाता है? ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। एक न्यूक्लियस प्लस न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। चलिए, तो आशा करते हैं कि आप ये जितने भी ये आंत ग्रंथि से स्रावित होने वाले एंजाइम है इनको सही तरीके से समझे होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, तो इन्हीं सारी एंजाइमों की सहायता से क्या होता है? हमारे पाचन क्रिया पूर्ण होता है। ये सभी एंजाइम मिल करके कौन सा काम करते हैं? हमारे शरीर में जो भोजन करते हैं वो सभी पचाने का काम करते हैं। तो इस सारे चीज़ को याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, तो पहले से हमको पता है कि एक बड़ी आंत होती है, एक छोटी आंत होती है। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि पाचन की प्रक्रिया किस आंत में होती है, छोटी आंत में कि बड़ी आंत में, तो इसका जो सही आंसर होगा पाचन की प्रक्रिया छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है।
छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। तो पाचन की प्रक्रिया किस आंत में होती है? छोटी आंत में। बिल्कुल सही जवाब। देखिए, तो छोटी आंत में होता क्या है, जितना भी भोजन हम लोग हार्ड वगैरह खाते हैं, ये सारे घुलनशील पदार्थ में चेंज हो जाते हैं। और ये जब चेंज हो जाते हैं तो इस अवस्था को चाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चाइल। चाइल, CHYLE। चाइल किसे बोलेंगे? जो हम लोग जितने भी सारे भोजन पाते हैं, खाते हैं, ये सारे एंजाइम से अभिक्रिया करके छोटी आंत में क्या होता है? पाचन की प्रक्रिया पूरा कर लेता है। तो ये जो, और उसके बाद में जो हम लोग भोजन खाए तो वो घुलनशील पदार्थ में चेंज हो जाते हैं, घुलनशील अणुओं में। ठीक है, तो ये सारे, ये जो अवस्था होता है इससे चाइल बोला जाता है। और ऐसे ही ऊर्जा मुक्त करके हमारे सभी कोशिकाओं के भागों में बंट जाते हैं। ये तो हुआ छोटी आंत की बात। अब चलिए देखते हैं बड़ी आंत में क्या क्या होता है। देखिए, हमारे जो बड़ी आंत है ये 2 भागों में बटी हुई है। एक भाग को कोलन बोलते हैं, एक भाग को मलाशय बोलते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे और भी देखने वाली बात है, छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत अब बड़ी आंत अपने आप में जुड़ी हुई होती है। तो जो जुड़ने वाला एक पाइप की सहायता से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो उस पाइप को क्या बोलते हैं? तो सिक्कम। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने वाली पाइप को क्या बोलेंगे? सिक्कम। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ने वाली पाइप को क्या बोलेंगे? तो सिक्कम। ये एक छोटी नली जैसी संरचना रहती है। ठीक है, तो सिक्कम किसे बोलेंगे? सही जवाब, बड़ी आंत और छोटी आंत को जोड़ने वाले को। ठीक है, देखिए, तो ये बड़ी आंत में 2 भाग होते हैं, एक तो कोलन, एक मलद्वार, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनस बोलते हैं। अब देखिए, कोलन होता है, कोलन 3 भागों में बटा हुआ होता है। कोलन कितने भागों में बटा हुआ होता है? 3 भागों में। एक होता है ऊपरीगामी कोलन, जिसे एसेंडिंग कोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेंडिंग कोलन। दूसरा होता है अनुप्रस्थ कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, जिसे ट्रांसवर्स कोलन बोलते हैं। तीसरा होता है ऊर्ध्वगामी कोलन, जिसे डिसेंडिंग कोलन बोलते हैं। तो देखिए, ये सारे भोजन जो होता है, ये तीनों प्रक्रिया, तीनों से निकलते हुए कहाँ तक पहुँच जाता है? हमारे एनस में पहुँच जाता है। एनस से हमारा मल क्या होता है? बाहर की ओर निकल जाता है। जो अधपचे भोजन होते हैं या फिर मल होता है, ये क्या मल द्वार से बाहर की ओर निकल जाता है। तो मनुष्य का पाचन तंत्र आज खत्म हो गया है आपका चैप्टर। ये अंतिम वीडियो है हमारे इस चैप्टर का। अब रहा इसका क्वेश्चन आंसर। तो अगर आपसे क्वेश्चन आंसर नहीं बनता है तो इसका हम सॉल्यूशन करवा देंगे, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।